हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को, जिसमें हमने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है और सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 6 के खा तक कर लिया था और 6 के खा का आज बेटा हम अथवा क्वेश्चन कराएंगे। और इसी के साथ साथ बेटा आपकी फिजिक्स की वीडियो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। एक लेक्चर डाल दिया है सेट 2 के बाद। अब हम बेटा लगातार फिजिक्स का एक सेट पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का सेट। इस तरीके से हम बेटा लगातार करते रहेंगे। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बेटा अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझते हैं। 6 के खाका अथवा क्वेश्चन नंबर 6 के खाका अथवा बोल रहा है बेटा एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी इनकी बेटा क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझानी है। एल्डोल तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया भी पूछी है। तो आप लोगों को बता दे बेटा कि मैंने लगभग में जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है नेमिंग रिएक्शंस को, जो हमारी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आप लोग बेटा उनको लगातार देखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो, सबसे पहले बेटा जो एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है, इसके अंदर एक क्रियात्मक समूह होता है। दोनों के अंदर एक समान क्रियात्मक समूह होता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह बेटा जैसे ये बेटा ये कार्बोनिल समूह है। अगर आपने इसके दोनों बॉन्ड पे H जोड़ दिया या आपने एक बॉन्ड पे R और एक बॉन्ड पे H, कहने का मतलब अगर आपने इसके एक भी बॉन्ड पर H टच कर दिया तो ये बेटा दोनों के दोनों बेटा ये किसके फॉर्मूले हैं? एल्डिहाइड के। किसके फॉर्मूले? ये एल्डिहाइड के। और ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड। ये कार्बोनिल समूह है और इसके दोनों के दोनों बॉन्ड पर अगर आपने R को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह में दोनों बॉन्डों पर अगर आपने R जोड़ दिया कीटोन, एक बॉन्ड पर भी अगर आपने H जोड़ दिया एल्डिहाइड। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर बेटा, जो कार्बोनिल समूह है ये कार्बोनिल समूह अत्यधिक ध्रुवीय होता है। मैंने मान लिया यहाँ पर A ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? B ले लिया। आपकी इच्छा जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। ये अत्यधिक ध्रुवीय होता है। अच्छा, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन पे कैसा? अधिक ऋणात्मक होता है। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होता है, जिस कारण ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस आ जाता है। अब इस पर देखो, अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड बोले या डबल बॉन्ड बोले। जब इस पर नाभिक रागी आक्रमण करेगा, जब इस पर कौन आक्रमण करेगा? नाभिक रागी आक्रमण करेगा, तो इसके पाई बॉन्ड को, जो इस कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके पाई बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ देगा और तल के लंबवत दिशा में कर देता है। इनके बॉन्ड को तोड़कर जो तल है उस तल के लंबवत दिशा में कर देगा। जैसे भाई इस पे एक माइनस है नाभिक रागी पर, बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद बेटा यहाँ पर ये रहा, ये वाला बी, ये ऊपर बेटा यहाँ पर ये वाला हमारा है ए, ये ले आए हम। उसके बाद इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है माइनस, ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब इस पे कार्बन पे चार्ज कैसा है? प्लस। कार्बन पे चार्ज कैसा है? प्लस। अब इस प्लस के पास कौन जुड़ेगा? जाके प्लस के पास जाएगा ये नाभिक रागी। तो ये नाभिक रागी आ गया। ये कौन आ गया? नाभिक रागी। अब क्योंकि बेटा ये पहली बार में ये जो अवस्था बन रही है, नाभिक रागी सीधा सीधा बेटा माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के साथ और पहले और ये तल के लंबवत कर देगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो sp2 संकरण था वह बेटा देखो सिंगल बॉन्ड में बदल गया। यानी किसमें बदल गया? सिंगल बॉन्ड में, यानी sp3 में। और ये पहली बार में जो अवस्था बनी वो चतुष्फलकीय मध्यवर्ती अवस्था बनी। कैसी अवस्था बनेगी? ये मध्यवर्ती अवस्था। अब क्या होगा
इसका बेटा हम क्या करें, अम्लीय माध्यम में या किसी भी अभिकर्मक प्रोटॉन द्वारा जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्लस जुड़ जाएगा जाके बेटा किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। इस ऑक्सीजन के पास जब जुड़ जाएगा तो एक काम कर रहे हैं बेटा, नाभिक रागी को ऊपर ले रहे हैं, नाभिक रागी को ऊपर जोड़ दिया कार्बन पे प्लस, और यहां पर ये जोड़ दिया बी और ये जोड़ दिया हमने ए। तो अब इस ये वाला जो H प्लस है वो किसके पास जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ए बी, और ये ऑक्सीजन के पास बेटा आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा H, और नाभिक रागी ये बेटा कार्बन के पास, और ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा उदासीन। ये कैसा बन जाएगा, उदासीन। क्लियर। तो यही चीज हमने लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन, इसके अंदर ध्रुवीय कार्बोनिल समूह होता है, जब कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन कैसा होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। जब ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होगा तो ऑक्सीजन पे ऋणावेश और कार्बन पे धन आवेश आ जाता है। ये नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक रागी बेटा इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करता है। अब जब ये कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करेगा तो कार्बोनिल समूह के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके बीच जो sp2 संकरण बन रहा है वह बेटा बदल जाएगा किसके अंदर, sp3 सिंगल बॉन्ड के अंदर बदल जाएगा, और ये नाभिक रागी किस पे जुड़ जाएगा, कार्बन समूह पे जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, और ये जो स्थिति मिलेगी, ये स्थिति मिल रही है मध्यवर्ती, कैसी मिलेगी, मध्यवर्ती। अब इस पर क्या करेंगे, किसी भी अभिकर्मक प्रोटॉन यानी धनायन या H धनायन द्वारा क्या कराएंगे, इस पर जब हम आक्रमण कराएंगे तो ये H प्लस जुड़ जाएगा O के पास, और ये क्या बना देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, ये बेटा इसकी क्रिया विधि रही। उसके बाद अभिक्रिया कराते हैं, नोट करो पहले यहां पर। इसके बाद बेटा अभिक्रिया करने वाले हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन अभिक्रिया कैसे होगी समझते हैं। देखो एल्डोल संघनन में मैंने बताया कि आप बेटा क्या करेंगे, एल्डिहाइड, किसके, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, आप किसको लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन को लेंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन के दो समान अण लेंगे। कितने लेंगे, दो समान अण, एल्डिहाइड और कीटोन के दो समान अण, जिसमें से एक अण में कौन सा होगा, एक अण का बेटा अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन के दो समान अण लेंगे, इसमें से एक अण का कौन लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे अण का क्या लेंगे, क्रियात्मक समूह, दूसरे अणु का क्या लेंगे, क्रियात्मक समूह, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन, क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। ये हमारा कौन सा समूह है, ये हमारा एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, अब जैसे पहचान कैसे करेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, इससे ये जुड़ी हुई है बेटा C कार्बन परमाणु, तो ये बेटा हमारा कौन सा है, ये हमारा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। SnCO समूह वो कीटोन समूह हो जाएगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह है। इसके जो ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा के पास वाले कार्बन को गामा कार्बन। और हमें करना क्या है, हमें एल्डिहाइड के या कीटोन के दो समान अणु लेने हैं, इसमें से एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे अणु का हमें लेना है क्रियात्मक समूह। आपस में बेटा तन क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, एल्डोल संघनन बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब हमें अल्फा हाइड्रोजन के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन समूह चाहिए,
कम से कम 2 कार्बन वाला। क्यों? क्योंकि बेटा एक कार्बन पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कार्बन हमें देखो एक तो क्रियात्मक समूह के अंदर आ रहा है कार्बन और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है। देखो तो इसमें हम बेटा ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। ये एल्डिहाइड का द्वितीय सदस्य एथेनल है, एथेनल। इसके कितने अणु लेंगे? 2 समान अणु। कितने अणु लेंगे? 2 समान अणु। ये भी एथेनल है, एथेनल। किसकी उपस्थिति में? तनु छार NaOH। इसकी उपस्थिति में अब क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो एक अणु का बेटा कौन लेंगे? क्रियात्मक समूह। एक अणु का जब क्रियात्मक समूह ले लिया, चाहे आप इसका ले लो चाहे इसका ले लो, तो दूसरे अणु का क्या लेना? अल्फा हाइड्रोजन समूह के पास वाला ये कौन है? अल्फा हाइड्रोजन। इसकी H को प्रदर्शित कर दे रहे, 2 और 1 3। अब करना क्या है? अब हम क्रियात्मक समूह से बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, जिसपे इस पे ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश आ जाएगा। ऐसे अब हम हाइड्रोजन दूसरे अणु का क्या ले रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, तो H पे प्लस और कार्बन पे माइनस, H पे प्लस और कार्बन पे माइनस। तो ये H प्लस जाएगा O माइनस के पास और ये प्लस जाएगा इस कार्बन के पास यानी माइनस के पास। ये प्लस इस माइनस के पास, ये प्लस इस माइनस के पास। अब लिखना कहां से? जहां से आप बेटा हाइड्रोजन को निकाल रहे हो उधर से लिखते हुए आएंगे। देखो CH2, उसके बाद इसके CH2 के आगे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। यहां से एक H बाहर हो रही है, H का मतलब इसका एक बॉन्ड मुक्त हो रहा है और इससे जोड़ कौन रहे हैं? इससे आ रहा है ये वाला कार्बन। कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, पर एक बॉन्ड तोड़ दिया है। ऑक्सीजन के पास कौन आएगी? ऑक्सीजन के पास आएगी H। कार्बन के आगे H जुड़ा हुआ है, इसे नीचे जोड़ दो और इस कार्बन के पीछे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। और ये बेटा हमारा बनेगा एल्डोल संघनन। अब यहां पर नाम देंगे इसका, तो 1 2 3, तीसरे पे OH समूह जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 पे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह ब्यूटेनल। और ये बेटा बनेगा एल्डोल संघनन। अब इसे क्या कर देंगे? इसे गर्म कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? गर्म। आगे करें क्रिया को गर्म करेंगे तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, H और OH यहां से H2O बाहर हो जाएगा। अल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से OH, जब H2O बाहर हो जाएगा, मैं क्रिया को नीचे लिख दे रहा हूं, बनेगा CH3 C के नीचे बेटा जुड़िए H। अब OH इस कार्बन से बाहर हो रहा है, H इस कार्बन से, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। ये आपस में बेटा साझेदारी कर लेंगे तो इनके बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद CH, फिर C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, और ये बनाएंगे अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। इसका नाम हो जाएगा 4 पे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ब्यूट और डबल बॉन्ड आ गया, कौन से कार्बन पे आ गया? ब्यूट 1 2, दूसरे पे आ गया तो 2 इन और पहले नंबर पे CHO समूह है इसलिए बंद अणु। ये बेटा कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हमारी अभिक्रिया हो गई एल्डोल संघनन। अब बेटा हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन, इसे नोट करिए। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन कैसे होगी? देखो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन के 2 भिन्न अणु लेंगे। कैसे लेंगे? 2 भिन्न अणु, और एक अणु में कौन सा लेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे अणु का लेंगे क्रियात्मक समूह। दूसरे अणु का क्या लेंगे? क्रियात्मक समूह, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के 2 भिन्न अणु।
कितने, 2 भिन्न अणु, और करना सेम है। इसमें क्या करना है, एक का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे का क्रियात्मक समूह, आपस में बेटा क्या करेंगे, क्रॉस एल्डोल करेंगे। चलते हैं, समझते हैं। देखो कैसे, यहां पर अभी समझा के आए थे कि समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह अल्फा कार्बन होगा। तो हम यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न अणु ले रहे हैं। एक ले लिया हमने दूसरा वाला एल्डिहाइड, और एक ले लिया हमने 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ये 3 कार्बन है, प्रोपेनल है, प्रोपेनल है, और ये बेटा 2 कार्बन है, 2 पर क्या आएगा, एथेनल। अब इनके बीच 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के बीच अब क्या कराएंगे, क्रॉस अभिक्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो ये 4 उत्पाद बनाएंगे। कितने उत्पाद बनाएंगे, 4। कैसे, पहली बार में एथेनल प्रोपेनल के साथ क्रिया करेगा, पहली बार में एथेनल प्रोपेनल के साथ क्रिया करेगा, दूसरी बार में प्रोपेनल एथेनल के साथ क्रिया करेगा, दूसरी बार में प्रोपेनल एथेनल के साथ क्रिया करेगा, तीसरी बार में एथेनल एथेनल के साथ, और चौथी बार में प्रोपेनल प्रोपेनल के साथ। क्लियर, चलते हैं, समझते हैं। पहले करा रहे हैं एथेनल की प्रोपेनल के साथ, एथेनल की किसके साथ करा रहे हैं, प्रोपेनल के साथ, एथेनल की प्रोपेनल के साथ। वही करना है, एक का क्रियात्मक समूह, चलो मैंने इसका क्रियात्मक समूह ले लिया, इस प्रोपेनल से हमने क्या ले लिया, क्रियात्मक समूह, तो दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर लिया, प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, अब किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, H पे प्लस, कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, H प्लस जाएगा O माइनस के पास और कार्बन प्लस का आएगा इस कार्बन माइनस के पास। लिखना कैसे है, जहां से आप हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हो, तो यहां से CH2 के आगे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में है, H बाहर हो रही है, बॉन्ड मुक्त आगे की ओर। इसके बाद यहां आ जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन से कौन आ रहा है, ये, तो C के ऊपर जुड़ा हुआ O के पास कौन आ रहा है, H, इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, H, इसे नीचे जोड़ दो, इससे पीछे जुड़ा हुआ है CH2 और CH3, इसका नाम हो जाएगा, तीसरे पे जुड़ा हुआ OH, तो 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पे पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, और CHO समूह इसलिए अल। अब क्या करें, अगर हम इसे गर्म कर दें तो, गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से OH बाहर हो जाएगा, और यहां पर जब H अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से H बाहर होगा, तो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, आपस में साझेदारी करेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पर ऐसा इसको नीचे लिख दे रहा हूं, CH3 CH2 C से जुड़ा हुआ है H, OH बाहर हो गया, इनके बीच डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, तो ये बन जाएगा पेंट 2 in 1 अल, पेंट 2 in 1 अल। तो पहली बार में जब हमने एथेनल की प्रोपेनल के साथ क्रिया कराई, प्रोडक्ट ये बना, प्रोडक्ट कौन सा बना, ये। इसके बाद हमने गर्म कराया तो अल्फा और बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं। अब दूसरा क्या कराएंगे, दूसरा हम करा सकते हैं प्रोपेनल की एथेनल, पहले एथेनल की प्रोपेनल के साथ, दूसरी प्रोपेनल की एथेनल के साथ, फिर एथेनल की एथेनल के साथ और प्रोपेनल की प्रोपेनल के साथ। तो वो अभिक्रियाएं बन जाती जाती है, जब सेम अणुओं के साथ अभिक्रिया होना शुरू हो जाएंगी तो अभिक्रिया बन जाएंगी एल्डोल संघनन के अंदर। इसकी एक और अभिक्रिया करनी है, देखो अब CH3
CH2 C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, इसकी अभिक्रिया करा देंगे एथिनल के साथ। ये हमारा एथिनल है, ये हमारा प्रोपेनल है। किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH। इस अणु का अब की बार क्या लेंगे? क्रियात्मक समूह। इस अणु का अल्फा हाइड्रोजन, तो समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसकी एक H को दर्शा दिया। बॉन्ड तोड़ेंगे, H जाएगा O के पास और C जाएगा C के पास। क्यों? क्योंकि H पे प्लस, कार्बन पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। अब जोड़ना कहां से लिखेंगे? जहां से आप H बाहर कर रहे हो यहां से लिखेंगे CH। H बाहर हो रही है, बॉन्ड इधर मुक्त कर दो। इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। इसके पीछे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। तो इस कार्बन पे ऊपर नीचे कहीं पर भी जोड़ दो CH3 को। CH, H बाहर हो रही है, बॉन्ड आगे की ओर मुक्त करना है। उसके बाद इसके आगे CH के आगे C डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में H आगे जोड़ दिया। इस C के पीछे कौन जुड़ा हुआ? CH3। इस कार्बन पे ऊपर नीचे कहीं पर भी जोड़ दो। अब इससे जोड़ना, इसके पास कौन जुड़ रहा है? ये वाली C। सिंगल बॉन्ड में O के पास कौन आ रहा है? H। अब इस कार्बन के आगे H जुड़ी है तो इसे नीचे जोड़ दो। इससे पीछे कौन है? CH3। तो ये बनेगा, दूसरे पे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह और तीसरे पे जुड़ा हुआ है OH समूह। तो ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल 4 कार्बन रह गए, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N और CH समूह है अल। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल ब्यूटेनल। अब इसे क्या कर देंगे? फिर से गर्म कर देंगे। तो गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, H2O बाहर हो जाएगा। इसके प्रोडक्ट को बेटा हम नीचे लिख दे रहे हैं। देखो क्या लिख दे रहा हूं, बचेगा CH3 C, इसके पास जुड़ी है H। जब OH बाहर हो रहा है, अब इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। C से H जब बाहर हो गई तो बचेगा कौन? केवल CH3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H और इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल 4 कार्बन है, ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है E और पहले पे CH समूह है तो बंद अल। ये बेटा हो गई क्रॉस एल्डोनल क्रिया। नोट करिए। नंबर 7 का क कह रहा है एरिल एमीन की अनुनाद संरचना लिखिए। एरिल एमीन क्षारीय गुणों को प्रदर्शित क्यों करते हैं? नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विचरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे एरिल एमीन की संरचना और बेटा इसको हम पिछले सेट में बेटा इसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। एक बार पुनः फिर देखते हैं। देखो एरिल एमीन का मतलब होगा बेटा बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर बेटा कौन होगा? NH2। इस तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, और इसके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब बेटा हम ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे? 5, 2, 3, 4, 5। क्लियर? ऊपर NH2। तो मैंने बताया था बेटा कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, वो बॉन्ड बेटा यहां पर आ जाएगा। अब चूंकि बेटा कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो इसके अगला वाला जो कार्बन परमाणु है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण। जब ग्रहण करेगा इस पे माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां रहा, ये बॉन्ड यहां रहा। और चूंकि बेटा ये बेटा इलेक्ट्रॉन का जब त्याग कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। ठीक है,
अब बॉन्ड बेटा यहाँ पर माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, बॉन्ड को आगे भेज दोगे। तो बॉन्ड बेटा वो कहां चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। जब इस कार्बन पे बॉन्ड आ जाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसके अगला वाला जो कार्बन परमाणु ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। तो ग्रहण करेगा तो इस पे माइनस आएगा। उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे रहा, ऊपर बेटा NH2 प्लस और डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करना है, इस माइनस को हटाना है, तो बॉन्ड को आगे भेज दो। तो वो बॉन्ड कहां चला आएगा, इस कार्बन पे। जैसे बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसके अगला वाला कार्बन परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बॉन्ड यहां आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगला वाला कार्बन परमाणु ग्रहण करेगा, ये बॉन्ड जो का त्यों वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड में NH2। उसके बाद क्या करना है, इस बॉन्ड को आगे भेज दो, तो बॉन्ड यहां आ जाएगा, बॉन्ड यहां आ जाएगा। उसके बाद बेटा जब बॉन्ड यहां आ जाएगा तो इस कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो जिसने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में लिए थे वो फिर से क्या कर देगा, वापस। और ये बेटा संरचना हमने पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाई थी। पिछले लेक्चर में बेटा क्या किया था, आप लोगों को पढ़ाया था इस संरचना को, ठीक है। अब ये संरचना आप बेटा किधर भी बना सकते हो, इधर से देखो बॉन्ड बेटा किधर भी घुमा सकते हो। तो यहां पर आप देखते हो जो ऋणात्मकता आई है वो दूसरे पे, दूसरी वाले स्ट्रक्चर पे, तीसरे वाले पैरा पे और चौथे वाले फिर से ऑर्थो पे चला गया, और ये 5। क्लियर। तो ये बेटा किसकी संरचना हो गई, एरिल एमीन की संरचना। किसकी हो गई। इसके बाद बेटा देखते हैं क्षारीय गुण। क्षारीय गुण कैसे, जब बेटा हम इस एरिल एमीन को या एनिलीन को, एरिल एमीन को या एनिलीन को जब हम जल में डालेंगे तो जल में डालने पर ये एनिलीनियम आयन देते हैं, एनिलीनियम आयन। जैसे बेटा यहां पर बेंजीन, उसके बाद ये वाली H जैसे ही बेटा N के पास पहुंचेगी तो N के पास 3 H हो जाएंगी, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस एनिलीनियम आयन। प्लस में बेटा कौन बाहर हो जाएगा, OH ऋणायन। अर्थात बेटा ये क्या दे रहा है, OH ऋणायन दे रहा है, और जो OH ऋणायन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्लियर। अर्थात एनिलीन अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्या करेगा, क्रिया करके लवण बनाता है, जो क्षारीय प्रकृति, जो एमीन की क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे ये एनिलीन लिया बेटा NH2, इसकी अब क्रिया बेटा हम जब HCl से कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे, तो बेटा ये H जैसे इस पे जोड़ जाएगी NH2 के पास, तो ये बन जाएगा एनिलीनियम। इसके ऊपर चार्ज प्लस, और प्लस के पास कौन पहुंचेगा, Cl माइनस। तो ये बेटा ये लवण बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लवण। क्लियर। इसके बाद बेटा इसमें 2 अभिक्रियाएं और पूछी हैं, यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा विचरण पूछा है, एमीन का विचरण, ठीक है। अब किस किस से, पहला पूछा हुआ है नाइट्रो यौगिक से एमीन का विचरण। देखो नाइट्रो यौगिक से कैसे बनेगा, चाहे बेटा आप एल्किल समूह के रूप में ले लो, नाइट्रो एल्केन के रूप में, चाहे आप बेटा ArNO2 यानी बेंजीन के रूप में ले लो, नाइट्रो बेंजीन के रूप में ले लो। यहां पर R की जगह मैंने रख लिया बेटा C6H5,
तो ये नाइट्रोबेंजीन के रूप में ले लो। क्लियर। अब कराना क्या है बेटा, इसका अपचयन कराना है, एमीन बनाना है बेटा, O को हटाना है और H को लाना है। उत्प्रेरक निकिल या पैलेडियम, उत्प्रेरक बेटा निकिल या पैलेडियम या LiAlH4। देखो एक चीज बताओ, हमें एमीन बनाना है तो एमीन का फॉर्मूला बेटा एमीन ग्रुप NH2 होता है, ऑक्सीजन की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहां से 2O को बाहर करने के लिए 4H चाहिए, यानी 2O को बाहर करने के लिए 4H यानी 2H2O। अब बेटा एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, पर इससे बेटा अभी नाइट्रोजन का बॉन्ड केवल R से 1 बन रहा है, यानी 2 बॉन्ड की और कमी, तो 2H इसके पास। तो टोटल H कितनी चाहिए, 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6, और 6 H करने के लिए बेटा हमने कितने H लेंगे, 6। कितने H लेंगे, 6। ऐसे यहां पर 4H 2O को लेकर बाहर होंगी, यानी 2H2O प्लस अब C6H5N। ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड की और आवश्यकता है, तो 2H हमें और चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहां पर कितनी H चाहिए हमें, 6H। दूसरा बेटा जो पूछा है वो पूछा है बेटा किसके द्वारा, नाइट्राइल। दूसरा पूछा है नाइट्राइल यौगिक से एमीन का विचरण। दूसरा बेटा नाइट्राइल यौगिक से एमीन का विचरण पूछा हुआ है। ठीक है, देखो चाहे RC ट्रिपल बॉन्ड में N, इसका बेटा अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो एमीन बनाना है, 2 बॉन्ड तोड़ दो, 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन मुक्त, 2 इस कार्बन के बॉन्ड मुक्त बेटा, तो 2H इस नाइट्रोजन के पास और 2 ही इस कार्बन के पास, तो बन जाएगा RCH2 और N के पास 2H इस कार्बन से और 2H इस नाइट्रोजन से। टोटल H कितनी चाहिए हमने, 4। तो ये बन जाएगा बेटा यहां से प्राथमिक एमीन। क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन। अगर बेंजीन के रूप में लेना चाहो तो बेंजीन के ऊपर बेटा जोड़ देंगे C ट्रिपल बॉन्ड में N, इसका अपचयन कराएंगे, उत्प्रेरक बेटा वही रहेगा LiAlH4। एमीन बनाना है, 2 बॉन्ड तोड़ दो, 2H नाइट्रोजन के पास और 2 ही H कार्बन के पास, टोटल H कितनी चाहिए, 4। तो यहां से बेंजीन के ऊपर बेटा कौन पहुंच जाएगा, C के पास 2H, उसके बाद N के पास कितनी H बेटा, 2H। कितनी H, C के पास 2H और N के पास 2H। क्लियर। तो ये बेटा फेनिल नाइट्राइल या साइनोबेंजीन था, और इससे बेटा किसका निर्माण कर दिया हमने, एमीन का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया हमने, एमीन का। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का था, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा 7 के का अथवा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया है ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण, दूसरा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तीसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, चौथी बेंजीन डाई एजोनियम लवण की फिनॉल और एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। चलते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। देखो ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया होती है, ये होती है बेटा थैलिमाइड से, ये अभिक्रिया होगी बेटा थैलिमाइड से। C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, और इससे जुड़ा होगा बेटा NH। ये फॉर्मूला हो गया हमारा थैलिमाइड का। इसकी अभिक्रिया पहली बार बेटा कराओ जलीय KOH या NaOH के साथ। किसके साथ, जलीय KOH या NaOH के साथ। बॉन्ड तोड़ेंगे, K पे प्लस, OH पे माइनस, NH N पे माइनस और H पे प्लस। H प्लस किनको लेकर बाहर होगा, OH को, और K प्लस किसके पास जुड़ जाएगा, N के पास। तो बेटा जोड़ते हैं, ये बेटा C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, इससे जुड़ जाएगा N, और N से कौन जुड़ जाएगा, K, और ये बन जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड,
और इसकी अब क्रिया बेटा कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ RX से। फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे K पे प्लस, N पे माइनस, R पे प्लस और X पे माइनस। तो बेटा यहां पर K प्लस किसको लेकर बाहर होगा, X को, KX बाहर हो जाएगा। R बेटा जुड़ जाएगी किसके साथ, N के साथ। R किसके साथ जुड़ जाएगी, N के साथ। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O और इससे जुड़ जाएगा R, उससे जुड़ जाएगा बेटा N और N से कौन जुड़ेगा जाके R, यानी ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस के पास और ये बनेगा N एल्किल नाइट्रोजन से आ जुड़ा हुआ N एल्किल थैलेमाइड। अब इसका क्या कराना है, इसका लास्ट स्टेप बेटा कराना है इसका जल अपघटन। क्या कराना है, जल अपघटन। और जल अपघटन कराएंगे HOH के साथ क्रिया। इस अभिक्रिया को बेटा हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखो जब जल के साथ क्रिया कराओगे हमेशा उत्प्रेरक कौन लेना है, H आयन। देखो जब पहला बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बन पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस। अब इसके अंदर से बॉन्ड तोड़ दो बेटा, H पे प्लस और O पे माइनस। पर बेटा नाइट्रोजन पे 2 माइनस आए इसलिए 2 प्लस चाहिए, तो 2 से अब क्या कर देंगे गुणा। तो यहां से क्या होगा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड में O, एक बॉन्ड इसका मुक्त है, C डबल बॉन्ड में O, एक बॉन्ड इसका मुक्त है। कार्बन पे प्लस है माइनस आएगा, माइनस का मतलब OH आएगा। कार्बन पे प्लस है, प्लस का मतलब माइनस आएगा OH। और ये बनेगा थैलिक अम्ल प्लस, बचेगा कौन, RN और N पे 2 माइनस है, कितने प्लस जाएंगे, 2, 2 प्लस का मतलब 2H और ये बनेगा प्राथमिक एमीन। क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन। ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं सेकंड अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया क्या बोल रही है, दूसरी अभिक्रिया बोल रही है। सेकंड अभिक्रिया है बेटा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, देखो ये ब्रोमीन के साथ होगी, किसके साथ होगी, ब्रोमीन के साथ। चलो करते हैं, देखो एमाइड की अभिक्रिया RCONH2, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा NaOH के साथ, ब्रोमीन तथा NaOH के साथ क्रिया करते हैं। ब्रोमीन तथा क्षार कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा कौन होगा, एमाइड। अब करेंगे कैसे अभिक्रिया समझते हैं। Br बेटा 2 है तो Na भी हमें कितने चाहिए, 2। जब Na को बढ़ाओगे तो Na जुड़ा कौन है, OH, तो कितने, 2 Na, कितनी Br को लेकर बाहर, 2, तो कितने NaBr बाहर हो जाएंगे, 2 NaBr। कितने NaBr बाहर हो जाएंगे, 2 NaBr, क्योंकि 2 Br है तो Na भी हमें कितने चाहिए, 2। अच्छा यहां पर देखो CO, अगर ये वाले दोनों के दोनों O अगर CO को दे देना है तो बेटा ये बन जाएगा, ये बनेगा जाके CO3। क्या बन जाएगा, CO3। और CO3 पे बेटा कितना माइनस होता है, 2। ये कार्बोनेट होता है और कार्बोनेट पे होता है 2 माइनस, कितना माइनस होता है, 2। अब 2 माइनस के लिए भी प्लस चाहिए 2, तो बेटा एक Na ये बढ़ा लिया, एक Na ये बढ़ा लिया, 2 Na, एक CO3 के साथ बाहर, Na2CO3। पर एक चीज देखो बेटा, जब Na को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, OH। अब O कितने बचे, 1 2, तो H कितनी है, 1 2 3 और 1 4, तो कितने H2O बाहर हो जाएंगे, 2 H2O। अब बचेगा कौन, बचेगा R और यहां कौन बचेगा, NH2 और RNH2 बेटा हमारा फिर से क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन। फिर से क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन। करना कैसे था, 2 Na प्लस 2 Br माइनस को लेकर बाहर, 2 NaBr। उसके बाद बेटा यहां से CO था, अगर ये वाले 2 O और दे दिए जाए तो CO3, 2 माइनस आ जाएंगे और 2 माइनस के लिए 2 प्लस और चाहिए, तो हमने 2 Na को बढ़ा लिया, तो 2 Na इस Ca को और 2 O ये वाले CO3 को लेकर बाहर। उसके बाद बेटा यहां से जब देखो 2 Na और बढ़ाया तो O 2 एक्स्ट्रा बच गए, पर H कितनी है, 4, तो कितने H2 बाहर हो गए, 2। उसके बाद बेटा बचे कौन, R और यहां पर NH2 और RNH2 हमारा कौन है, प्राथमिक एमीन। तीसरी अभिक्रिया है बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया।
कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है बेटा एमीन के साथ। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसके साथ होगी? एमीन के साथ। किसकी करा देंगे? क्लोरोफॉर्म की। एमीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्रिया, एमीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्रिया। देखो चलो कराते हैं। एमीन का फॉर्मूला RNH2। एमीन प्राथमिक एमीन से होगी बेटा की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस में कौन लेंगे? NaOH। NaOH ले लो या KOH ले लो बेटा, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ। अब देखो Cl कितनी है? 3, तो Na भी कितनी ले लें हम बेटा? 3, क्योंकि एक Na एक Cl को लेकर बाहर होगा, तो 3 Na बेटा कितनी Cl को लेकर बाहर हो जाएंगी? 3। तो देखो 1 2 3 Na कितनी Cl को लेकर बाहर होंगी? 3। तो यहां पर क्या बाहर हो जाएगा? यहां बाहर हो जाएगा 3NaCl प्लस। अब Na बढ़ाया तो कौन बढ़ेगा? OH। Na बढ़ाया कौन बढ़ेगा? OH। अब O कितने हैं? 3, 1 2 3, 3 O के लिए कितनी H चाहिए? 6। तो देखो 1 2 3 4 और 4 और 2 6, तो कितने H2O बाहर हो जाएंगे? 3H2O। 3H2O प्लस अब बचेगा कौन? बचेगा R, और कौन बचेगा? यहां बचा N, RN, और यहां कौन बचा? C। यहां कौन बचा? C। और ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर? नोट करिए बेटा, 3 अभिक्रिया है, तब चौथी अभिक्रिया करा रहे हैं। इसके बाद बेटा चौथी अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। अब जो दोनों की दोनों अभिक्रिया बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की N2Cl की अभिक्रिया पहले बेटा करानी है किसके साथ? पहले करानी है फिनॉल के साथ। ये फिनॉल के साथ करानी है। उत्प्रेरक बेटा दोनों के दोनों चाहे दुर्बल अम्लीय माध्यम ले लो या क्षारीय माध्यम। दुर्बल अम्लीय माध्यम ले लो या क्या ले लो? क्षारीय माध्यम। ठीक है, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड फिनॉल से करानी है। और दूसरी अभिक्रिया बेटा इसकी करानी है, वह अभिक्रिया करानी है एनिलीन के साथ। किसके साथ करानी है? एनिलीन के साथ। और एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर NH2, ये हो जाएगा एनिलीन। उत्प्रेरक बेटा दुर्बल क्षारक या दुर्बल अम्ल, कुछ भी लिखना चाहो लिख देना। ठीक है, अब करना कैसे है? देखो इसकी पैरा स्थिति से बेटा H दर्शा लो, H प्लस यहां से किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को लेकर बाहर हो जाएगा, तो HCl हो जाएगा बाहर प्लस। अब जोड़ना कैसे? H यहां से बाहर हो रही है, Cl यहां से बाहर हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त होगा, आपस में साझेदारी कर लेंगे। तो बेंजीन को बेटा पलट के बना दे रहे हैं, बेंजीन को पलट के। ये रहा बेटा N2, इसका बॉन्ड मुक्त हुआ है, ये बेटा जुड़ेगा इससे, तो बेंजीन बेटा इधर से जोड़ेंगे। उसके बाद इसके पीछे जुड़ा हुआ है OH, ये जुड़ा हुआ OH, यानी बेंजीन को हमने इसको पलट लिया, इसको पलट दिया। ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन। सेम ऐसे करना है, पैरा स्थिति से H को और यहां से Cl, कौन बाहर हो जाएगा? HCl बाहर। इस बेंजीन को ऐसे पलट लो, इसको ऐसे पलट दो, तो ये बन जाएगा। यहां पर पैरा स्थिति बेटा जुड़ा हुआ है N2, ये N2 है, Cl बाहर हुआ, एक बॉन्ड मुक्त। इसका बेटा साझेदारी होगी, जहां से H बाहर कर रहे वहां से यहां पर, और इसके पीछे जुड़ा हुआ है NH2, और ये बन जाएगा पैरा एमिनो डाई एजोबेंजीन।
ये बेटा दोनों के दोनों कैसे हैं? रंजक हैं। क्या है? दोनों के दोनों रंजक हैं। नोट करिए बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ख। 7 का ख कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्यों की व्याख्या करवाई है। देखो न्यूक्लिक अम्ल की एक तो हमें संरचना पूछी है, उसके बाद जैविक कार्यों की व्याख्या। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो संरचना बनती है बेटा दो प्रकार की बनती है। अब दो प्रकार की, एक प्राथमिक संरचना और दूसरी द्वितीयक संरचना। अब समझते हैं प्राथमिक संरचना कैसे बनेगी न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। देखो जब आप बेटा डीएनए और आरएनए का जल अपघटन कराओगे तो जल अपघटन कराने से पेंटोज शर्करा और उसके बाद फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन क्षारक प्राप्त होंगे। किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। जब न्यूक्लिक अम्ल में जब बेटा डीएनए और आरएनए का क्या कराओगे? जल अपघटन, पूर्णतः जल अपघटन कराओगे तो उसमें शर्करा, पेंटोज शर्करा, उसके बाद फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस उपस्थित होता है, जबकि आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोस उपस्थित होगा। अब क्या होगा बेटा? देखो इसमें दो प्रकार के पहले संरचना बनेगी। जल अपघटन कराने से दो प्रकार की संरचना बन रही है। एक बन रही है न्यूक्लियोसाइड और एक बन रही है न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज की दो संरचना बनती है। पेंटोज की कितनी संरचना मिलेगी? दो। कौन कौन सी? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा? जो ये बेटा हमारा पेंटोज शर्करा थी, इसके पहले वाले कार्बन पर हमने क्या कर दिया बेटा? क्षारक को जोड़ दिया। पहले वाले कार्बन पे किसको जोड़ दिया? क्षारक को जोड़ दिया। तो क्षारक को जोड़ने से कौन बन गया? न्यूक्लियोसाइड, केवल क्षारक। लेकिन पहले वाले कार्बन पे बेटा क्षारक जोड़ने के साथ साथ जब बेटा हम क्या करेंगे? कार्बन संख्या 5 पर, कार्बन संख्या 5 पर 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पर हम बेटा किसको जोड़ेंगे? फास्फेट को जोड़ेंगे। तो यह संरचना बेटा कौन सी बन जाएगी? न्यूक्लियोटाइड। अब फास्फेट जुड़ा कैसे? देखो यहां पर सबसे पहले बेटा पेंटोज संरचना समझते हैं। ये पेंटोज संरचना है बेटा इस तरीके से 5 कार्बन वाली। यहां S था, यहां OH था। OH का मतलब यहां पर बेटा कोई भी क्षारक होगा, H OH H OH H, यहां पर S था CH2OH। ये बेटा पेंटोज संरचना है। अब पेंटोज संरचना, अब मुझे इसमें जोड़ना है फास्फेट ग्रुप को। किसको जोड़ना है? फास्फेट। और फास्फेट का फॉर्मूला होता है H3PO4। H3PO4 को लिखेंगे कैसे इसकी संरचना में? देखो P ऑक्सीजन बेटा, ये फास्फोरस कार्बन के साथ में, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ ये वाला डबल बॉन्ड बना रहा। अब बचे 3 ऑक्सीजन, तो एक OH और एक OH। ये बेटा संरचना बनती है हमारे फास्फोरिक अम्ल की। P के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, बाद बाकी बेटा एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक O P के साथ, एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक O P के साथ, एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक O P। अब मुझे बेटा इस संरचना को इस पे जोड़ना है, इस संरचना को इस पे जोड़ना है। तो ठीक बेटा इसके ऊपर हम लिखेंगे, ये वाली संरचना इसके ऊपर लिखेंगे P डबल बॉन्ड में O, उसके बाद OH और ऊपर OH। अब होगा क्या बेटा? देखो जब 2 OH मिलेंगे, कितने OH मिलेंगे? 2 OH। तो क्योंकि हम जल अपघटन करा रहे हैं ना इनका, तो 2 OH मिलने से कौन बाहर हो जाता है? H2O बाहर हो जाएगा। कौन बाहर हो जाएगा? H2O। तो यहां से बेटा H ले रहे हैं और यहां से OH, तो बेटा ये जुड़ जाएगा बेटा इस तरीके से। यानी ये वाला ऑक्सीजन बेटा बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ। क्लियर? ये कार्बन संख्या बेटा 5 है, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसके बाद ऐसे बेटा हम ऊपर बेटा और जोड़ेंगे श्रृंखला को, तो यहां से H अगले वाले के साथ बेटा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये श्रृंखला बेटा ऊपर भी जुड़ती चली जाएगी। क्लियर? तो यहां पर ये बेटा जो संरचना बनेगी, क्षारक के साथ फास्फेट ग्रुप भी होगा, न्यूक्लियोटाइड, और केवल क्षारक है तो न्यूक्लियोसाइड। अब क्या होगा बेटा? जब हम न्यूक्लियोटाइड को संयुक्त कर दें, 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड को हम क्या करते हैं? आपस में जोड़ दें। तो आपस में जोड़ने पर न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना बन जाती है। कैसे बनेगी समझते हैं, देखो। और इसके बीच में जो बेटा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फास्फो
डाई एस्टर बंद, फास्फोडाई एस्टर बंद, क्योंकि ये बेटा बॉन्ड बनाएगा फास्फोडाई। अब देखो कैसे बनेगी, देखो ये क्षारक है, इसमें देखते हैं यहां पर बेटा ये लिया ऑक्सीजन और इस तरीके से ये तो रहेगा बेटा क्षारक, यहां H OH H OH H, यहां पर H CH2 ऊपर O है, इसके बाद P डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में OH और ऊपर O संरचना यहां जुड़ेगा। अब इसका बेटा एक का बेटा क्या लेना है, पांचवा कार्बन, पहले वाली पेंटोस शर्करा का, एक पेंटोस शर्करा का पांचवा कार्बन और दूसरी वाली पेंटोस शर्करा का बेटा तीसरा, दूसरी वाली पेंटोस शर्करा का बेटा क्या लेना, तीसरा। अब दूसरी वाली पेंटोस शर्करा यहां पर ये, तो पहला दूसरा तीसरा ये, क्योंकि बेटा यहां पर भी OH था तो यहां से ये भी OH ये भी OH, कौन बाहर हो जाएगा, यहां से जब दो OH मिलेंगे तो एक H2O बाहर हो जाएगा, जब दो OH, चलो हम ऐसे जोड़ रहे हैं, यहां पर ये फॉर्मूला रहा है इसका H3PO4, ये पूरा रख दिया। अब इस पे बेटा जोड़ना है हमें तीसरे वाले श्रृंखला को, पहला दूसरा तीसरा चौथा CH2 और उसके बाद ये संरचना बेटा ऊपर रही, इसके बाद ये संरचना ऊपर रही, O इधर जोड़ दे रहा हूं, O P डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में O और ये होगा एक O के पास H और यहां पर ये रहा माइनस, ये श्रृंखला बेटा आगे चलती रहेगी। अब होगा क्या बेटा, इस वाले पर भी बेटा OH है, पूरा पूरा लिया, यहां पर भी OH, तो यहां से जब दो OH आपस में मिलेंगे तो कौन बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बेटा बनेगा इसके साथ। उसके बाद ऊपर क्षारक रहेगा, यहां H OH H ऊपर बेटा H और यहां पर बेटा H, क्लियर। इसीलिए बेटा हमने ये डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि हर बार जल बाहर निकलता रहेगा, और ये बनेगी न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, क्लियर। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे द्वितीयक संरचना को, यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा न्यूक्लिक अम्ल की हम समझने वाले हैं द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना के अंदर बेटा कौन कौन आता है, एक आता है डीएनए और एक आता है आरएनए। तो डीएनए के बारे में सबसे पहले डीएनए की बेटा संरचना देखेंगे। डीएनए की संरचना बेटा द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो ग्वानिन है वह साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन को आबंध बनाएगा, जबकि जो एडेनिन है, जो आपका एडेनिन है वो थायमिन के साथ, वो किसके साथ, थायमिन के साथ आबंध बनाता है। ग्वानिन और साइटोसिन के साथ बीच में बेटा 3 बॉन्ड बनेंगे, जबकि बेटा एडेनिन और थायमिन के जो थायमिन है इसके साथ बेटा कैसे बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, द्वितीय कुंडली संरचना के बारे में। और द्वितीय कुंडली संरचना को दिया किसने था, वाटसन एवं क्रिक ने, क्लियर। देखते हैं, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की जो संरचना दी, न्यूक्लिक अम्ल की 2 श्रृंखलाएं आपस में क्या होंगी बेटा, कुंडली रहती हैं, तथा क्षारक युगल के मध्य कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है। अब दोनों रज्जु, और ये कैसी होती है बेटा, ये दोनों की दोनों जो कुंडलित होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें क्या होगा, एडेनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ आबंध बनाता है। केवल इस चित्र के बारे में लिखना है। उसके बाद अब बात करेंगे आरएनए की संरचना की। तो आरएनए की बेटा जो संरचना होती है वो केवल एक रज्जुक होती है, एक कुंडलित होती है। कभी कभार क्या होती है, यही बेटा जो आरएनए की संरचना है कुंडलित होकर डबल हेलिक्स बन जाती है, द्वितीय कुंडलित हो जाती है। आरएनए में बेटा 3 प्रकार के अणु होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये बेटा किसकी संरचना हो गई, आरएनए की। उसके बाद अब बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। तो पहला कार्य बेटा जो जनक है, इन जनकों के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाने में, जनकों के जो लक्षण हैं, माता पिता, जनक का मतलब माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंचाने में। दूसरा,
जो प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण के निगमन में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 का ये कंप्लीट हो चुका। उसके बाद एक और बचा हुआ है, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ख, और 7 के ख को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेटा आपसे पूछा गया है निम्नलिखित की टिप्पणी कीजिए। 7 के ख का अथवा निम्नलिखित पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला विटामिन पर और दूसरा हार्मोन्स पर। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन। विटामिन की जो खोज की थी, विटामिन की खोज की थी बेटा किसने, फंक ने। किसने की थी, फंक ने की थी। और इन्होंने बताया था कुछ विटामिन जल में मिले होते हैं और कुछ विटामिन बेटा किसमें मिले होंगे, वसा के अंदर। तो जो जल में मिले होंगे, जल में विले, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से बेटा, बी व सी। ये दो विटामिन बेटा किसके अंदर घुलने वाले हैं, जल के अंदर। उसके बाद जो वसा में मिले हैं, वसा में विले, जो जल में बेटा कैसे हैं, अविले, वो कौन कौन से होंगे, ए डी ई, उसके बाद के एच। ये बेटा कौन कौन से, ये विटामिन बेटा किसके अंदर है, ये वसा के अंदर मिले हैं। ठीक है। अब देखते हैं विटामिन के नाम, उनके अंदर कौन कौन से स्रोत आते हैं और उनसे होने वाले रोग। चलो देखते हैं। सबसे पहला है बेटा विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके अंतर्गत आएगा बेटा मछली। जो स्रोत आएंगे, इसके स्रोत क्या क्या है, मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध आदि। और इससे होने वाला जो रोग है वो है रात्रि अंधता। रात्रि अंधता मतलब रतौंधी। ठीक है। उसके बाद बेटा विटामिन B1। अब बी के कई भाग हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12, ये विटामिन बी के भाग हैं। विटामिन B1 में आएगा, इसका रासायनिक नाम है बेटा थायमीन। इसके अंदर आएगा खमीर, दूध, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। और इससे होने वाला जो रोग है वह है बेटा हमारा बेरी बेरी। ठीक है। उसके बाद बेटा विटामिन B2। विटामिन B2 के इसका नाम है बेटा राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसके अंदर बेटा कौन कौन सा आएगा, दूध, अंडा, यकृत, गुर्दा, ये इसके क्या है, स्रोत है। और इससे बेटा जो रोग होता है मुंह तथा होठों पर दरारें पड़ना, ये बेटा इसका रोग हो जाएगा। उसके बाद विटामिन B6 जिसका नाम है पिरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम है, रासायनिक नाम पिरिडॉक्सिन। और इसके अंदर आएगा बेटा खमीर, दूध, दाल, मछली, ये इसके अंदर आएगा। विटामिन बी, ये स्रोत के अंदर आएगा विटामिन B6 के अंदर। और इसके अंदर जो रोग होने वाला है वो बेटा अवरक्तता होना। क्या रोग है, अवरक्तता होना। उसके बाद विटामिन B12 जिसे साइनोकोवालेंट, ये कोवाल्ट धातु होती है बेटा। विटामिन B12 साइनोकोवालेंट, इसके अंदर कौन आएगा, मांस, मछली, अंडा, दही आदि। और इसके कारण जो रोग होता है बेटा होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। उसके बाद बेटा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके अंदर बेटा खट्टे पदार्थ आएंगे जैसे नींबू, संतरा, टमाटर आदि, ये बेटा इसके स्रोत होंगे। इससे होने वाला रोग बेटा मसूड़ों से रक्त का आना, जो हमारे मसूड़े इनसे क्या आना, रक्त का आना। उसके बाद विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। इसके अंदर बेटा कौन सा स्रोत आता है बेटा, एक तो आता है हमारा सूर्य का प्रकाश, मछली। ठीक है। और इससे बेटा जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। उसके बाद विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन ई। और ये बेटा इसके अंदर जो स्रोत आता है वो सब्जियों का तेल आता है। और इससे रोग होता है वो प्रजनन की जो शक्ति होती है उसमें बेटा कमी आ जाती है, प्रजनन की शक्ति में क्षय आ जाएगी। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के का नाम है थाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और इसके अंदर बेटा जो आएगा वो आएगी हरी सब्जियां इसके स्रोत के अंदर। और इसके अंदर बेटा जो इसके अंदर जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। ये बेटा हमने बात कर ली विटामिन की। आप एक दो बार इनको रिपीट कर लेना, इसको नोट करिए। उसके बाद का बेटा हार्मोन्स के बारे में पढ़ाते हैं। इसके बाद बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या है बेटा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनसे जो स्रावित पदार्थ होगा
वही पदार्थ क्या कहलाएगा, हार्मोन कहलाएगा। ये क्या करते हैं, जो मानव जो जीवधारी होते हैं, इन जीवधारियों के जो जैव रासायनिक क्रिया होती है इनको क्या करते हैं, प्रभावित करेंगे और उनका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 पहला आता है स्टेरॉइड हार्मोन। ये कहाँ होता है, ये लिंग हार्मोन्स के अंदर होगा। और लिंग हार्मोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, एक आता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोन, तीसरा कौन सा होगा, एस्ट्रोन, और उसके बाद एस्ट्राडाइऑल, उसके बाद कौन सा होगा, एस्ट्राडाइऑल। ये किसके अंदर बताएंगे, लिंग हार्मोन्स के। उसके बाद दूसरा होगा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन और इंसुलिन। ये किसके अंदर बताएंगे, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के अंदर। उसके बाद एमीन हार्मोन के अंदर आएगा थायरोक्सिन तथा एपिनेफ्रिन। ये किसके अंदर बताएंगे, ये आएंगे हमारे एमीन हार्मोन के अंदर। क्लियर। तो उम्मीद होगी बेटा आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट बेटा लगातार बना रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्लास को बेटा जल्दी से जल्दी अपलोड करते रहेंगे। हम अपनी क्लास को अब यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।